साइज ऑफ अ सिग्नल। सिग्नल का साइज जो है वो उसकी लार्जनेस या स्ट्रेंथ डिफाइन करता है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू अ सिग्नल, कंसिडर कि हमारे पास एक बॉक्स है, और अगर हम इस बॉक्स का साइज मालूम करने की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है, यानी इसकी वॉल्यूम कितनी है। अच्छा, ये वॉल्यूम जो है ये हमें पता चलती है इसकी हाइट से एंड इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उससे। तो अगर हम इसको कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं वेट, इसको कहते हैं हाइट, तो बेसिकली हमारे पास हो जाता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसी तरह से हमें सिग्नल का अगर साइज़ मालूम करना हो या सिग्नल कितना बड़ा है ये मालूम करना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। हमें चाहिए होगा उसका एम्पलीट्यूड, सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और हमें चाहिए होगा उसकी ड्यूरेशन, यानी सिग्नल कितना देर तक हमारे पास मौजूद है, कितना लंबा सिग्नल है बेसिकली। तो वी हैव द एम्पलीट्यूड एंड वी हैव द टाइम। और अगर हमें ये दो चीज़ें पता चल जाएं तो इसकी बेसिस पे हम सिग्नल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हमने बॉक्स में कैलकुलेट किया था। नाउ दिस इज़ नॉट अ सिंपल रेक्टेंगल, बल्कि दिस इज़ अ कर्व, और जब हम कर्व पे इस तरह की बात कर रहे होते हैं, कर्व पे एरिया की बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया विद इन एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, या उसको दूसरे टर्म्स में हम कहते हैं विच इज़ द एरिया अंडर द कर्व, और AUC। तो अगर हमें एरिया अंडर द कर्व पता चल जाए तो हम इस सिग्नल का साइज़ मालूम कर सकते हैं। Now this is a signal जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x of t is equals to sin of t, और ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जो कि नेचुरली अकरिंग सिग्नल है। दिस प्रोड्यूसेस अ टोन बेसिकली, और यू कैन एक्चुअली हियर इट। तो इस सिग्नल का कोई ना कोई साइज होना चाहिए। नाउ अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व मालूम करें एंड यूजिंग द फ्रीक्वेंसीज एंड द इंटीग्रेशन प्रिंसिपल्स जो कि हम लोग एरिया अंडर द कर्व मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं, वी विल अराइव द सेम आंसर जो कि हम विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस सिग्नल को विजुअली इंस्पेक्ट करें तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पोर्शंस हैं, एंड बिकॉज इफ इट्स द साइन वेव तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बराबर है। तो इस पोर्शन का कोई ना कोई एरिया होगा एंड दैट एरिया विल बी पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड, एंड इस पोर्शन का भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, बट दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। And the interesting thing about a sine wave या cosine wave for one particular time period जिस तरह से ये है, is that उसका positive area और negative area आपस में cancel out कर जाते हैं because the areas are equal। अगर इसका ये area A है तो ये area भी A होगा except this will be negative। तो ये दोनों areas आपस में cancel कर जाएंगे and effectively जो आगे पास area under the curve आएगा वो हो जाएगा zero। लेकिन अगर एरिया अंडर द कर्व जीरो हो गया दैट मीन्स सिग्नल का साइज जीरो हो गया, सिग्नल कितना बड़ा है वो हमारे पास जीरो हो गया, लार्जनेस उसकी जीरो हो गई। लेकिन अगर सिग्नल एग्जिस्ट करता है एंड रिकॉल के सिग्नल्स कैरी इंफॉर्मेशन, दे प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसका कोई ना कोई साइज होना चाहिए। इफ अ सिग्नल एग्जिस्ट देयर इज सम इंफॉर्मेशन, तो एरिया अंडर द कर्व जीरो नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई साइज होना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स हमें कह रही है कि एरिया अंडर द कर्व जीरो है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो द सिग्नल एग्जिस्ट, visually it has size, but mathematically this size is zero. So we can conclude from this that the area under the curve is a defective measure for measuring the size of a signal, yeah, largeness of a signal. So we come to an alternative measure which is the signal energy। और सिग्नल एनर्जी मालूम करने के लिए हम करते ये हैं कि हम कर्व के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस मालूम करते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और बिकॉज हमारी कर्व जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हो सकती है तो हम उसका बेसिकली मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, एंड देन उस मैग्नीट्यूड को हम स्क्वायर करते हैं। एंड वंस यू स्क्वायर द मैग्नीट्यूड, अगर हम डिफरेंस मालूम करके स्क्वायर कर देंगे, सो यू कैन सी दैट बोथ हाफ्स ऑफ द साइन वेव शिफ्ट टू द पॉजिटिव साइड और दे शिफ्ट इन द सेम डायरेक्शन। This effectively eliminates the negative values. Once you find the squares, you effectively eliminate the negative values. और जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो हम इन सब को सम कर देते हैं बिटवीन द इंटरवल जहाँ पे हमारी कर्व एग्जिस्ट करती है। सो 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में जहाँ पे हमारी कर्व एग्जिस्ट कर रही है, हम इस सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। एंड मैथमेटिकली स्पीकिंग, जब आप, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस वेव, आप बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस पे एम्पलीट्यूड का डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, what you're effectively doing is you're integrating those values, and that gives us the formula for the signal energy. Now the generic version of this formula is basically given for the infinite duration signals, यानी वो सिग्नल कहीं से शुरू होते हैं for a long time ago, they started a long time ago, and they will end a long time later, and we don't know when the time is going to be, so they have been going on for a long time। इसको इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स कहते हैं। दे गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी ऑल द वे टू प्लस इन्फिनिटी, और वहाँ पे हमारी सिर्फ लिमिट्स चेंज हो जाती हैं। क्या हमारे पास यहाँ पे T1 T2 का इंटरवल था, अब हमारा इंटरवल एक्सपैंड होकर इट encompasses द इंटायरिटी ऑफ टाइम।
अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इंटीग्रेशन चेंज हो जाती है टू समेशन, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्नल्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स, तो हम लोग सिर्फ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कंसिडर करते हैं एंड वी एड अप द सिग्नल वैल्यूज ओवर दोज पॉइंट्स, एंड अगर वो भी इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है सो दैट इंटरवल बिकम्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. The only difference between the two signal energies, between the continuous time and discrete time signal energies, is कि continuous time में आप integration लेंगे because we have continuous points, यानी छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे instances पे आपके पास points आ रहे हैं, लेकिन discrete time में we have specific instances पे points exist करते हैं and there's nothing in between. Now signal energy, because हमने पहले से बात की थी कि signal का size, signal की strength हम मालूम करने की कोशिश करें, तो signal energy is a measure of that signal strength and signal energy can never be zero. दिस इज़ बिकॉज अगर सिग्नल एग्जिस्ट करता है, इट कैरी सम डेटा सम इन्फॉर्मेशन, तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी, उसमें कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकता है. तो अगर सिग्नल एग्जिस्ट करता है इट विल हैव सम मैग्नीट्यूड, और अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया दैट मीन्स कि आपके पास जो कुछ भी चीज़ बची है दैट इज़ जस्ट द बैकग्राउंड नॉइज, इवन दैट हैज़ सम एनर्जी. तो अगर आपके पास सिग्नल की एक्चुअल सिग्नल जो कि आपके पास डेटा का इन्फॉर्मेशन का सिग्नल है उसकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, तो दैट सिग्नल गेट्स ओवर पावर्ड बाई द बैकग्राउंड नॉइज और आपका इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है. तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि इमेजिन योर सेल्फ इन अ रूम वेयर लाउड म्यूजिक इज प्लेइंग एंड यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड और you're whispering to your friend. Now the music is really loud, बहुत शोर हो रहा है, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, और आपने जब whisper किया maybe your friend is standing some distance away, तो उस तक वो information नहीं पहुंची. That means कि आपकी voice का जो signal था, आपकी speech का जो signal था, उसकी energy बहुत low थी और वो information आपकी friend तक नहीं पहुंच पाई because it got overpowered by the noise around you. This principle is used a lot in communications and other domains जहाँ पे signal to noise या SNR ratio की बात की जाती है, which basically says कि compared to the background noise how strong your signal is. और जितना अच्छा SNR ratio होगा उतना अच्छा आपके information transmission होगी, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपकी information में drops होंगे.